अमृतसर के 6 से 7 एकड़ में फैले हुए एक बाग में लगभग 20,000 निहत्थे लोग वैसाखी त्यौहार मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि ब्रिटिशरों के मन में आखिर क्या चल रहा है। आखिरकार ब्रिटिश इंडियन आर्मी वहां पहुंचकर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू करती है और वे तब तक नहीं रुकते हैं जब तक उनके पास गोलियां ख़त्म नहीं हो जाती हैं। इस हत्याकांड में सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, जिसे दुनिया आज भी भारत के इतिहास के सबसे दुखद हमलों में से एक के रूप में याद करती है और जिसे हम आज जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं और जो भारत की आज़ादी के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी बना। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था उस दिन। पंजाब को अंग्रेज हमेशा से अपने इंटरेस्ट के लिए खतरनाक मानते थे, क्योंकि वहाँ हर धर्म के लोग एकजुट और राजनीतिक रूप से एक्टिव थे, जिसके लिए अंग्रेजों ने मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया और इस एक्ट के तहत भारतीयों को किसी वजह के बिना जेल में डालने जैसी और कई सजाओं का सामना करना पड़ा, जिसके विरोध में महात्मा गांधी ने भारतीयों से अंग्रेजों के साथ काम न करने के लिए कहा और लोग शांतिपूर्ण तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल भी हुए। महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने के लिए 8 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इस अधिनियम के खिलाफ पूरे देश में बड़े पैमाने पर अशांति और विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन अंग्रेजों ने इस अधिनियम को निरस्त करने से मना कर दिया। 9 अप्रैल को पंजाब के 2 बड़े राष्ट्रवादी नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को रॉलेट एक्ट के तहत अमृतसर में विरोध प्रदर्शन के नेतृत्व करने और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। लगातार बढ़ रहे दंगों को कंट्रोल में करने के लिए अमृतसर की कमान जनरल रेजिनाल्ड डायर को दी जाती है। 12 अप्रैल को डायर ने 400 सिपाहियों और मशीन गनों से लैस बख्तरबंद गाड़ियों के साथ अमृतसर की सड़कों पर मार्च। इसी दिन शाम को अमृतसर के एक कॉलेज में बैठक हुई, जिसमें सैफुद्दीन किचलू के सहयोगी हंसराज ने ये अनाउंसमेंट की कि अगले दिन यानी 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में गिरफ्तार क्रांतिकारियों के विरोध में सार्वजनिक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसका आयोजन मोहम्मद बशीर करेंगे और इसकी अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी के नेता लाल करेंगे। 13 अप्रैल की सुबह जनरल डायर ने यह आदेश दिया कि शहर में नोटिस जारी कर दी जाए कि सभी सार्वजनिक बैठकों, जुलूसों और सभाओं को करना सख्त मना है, क्योंकि जनरल डायर को बैठक की खुफिया जानकारी जासूसों के द्वारा मिल चुकी थी और डायर लगातार जलियांवाला बाग में निगरानी रख रहा था। उसने पूरा इंतजाम कर रखा था जो उसके मन में था, जो उसने सोच रखा था। ब्रिटिश अधिकारियों ने जलियांवाला बाग में भीड़ को इकट्ठा होने से रोकने या तितर-बतर करने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि वो तो शिकार करना चाहते थे। जलियांवाला बाग 6 से 7 एकड़ में फैली और खुली हुई जगह थी, जिसके चारों ओर 10 फीट की ऊंची दीवार थी और 5 आने जाने के रास्ते थे, जिसमें से 4 पतली गलियां थीं जिन पर ताले लगे हुए थे और एक ही मेन गेट था जिनसे लोग आ जा रहे थे। लोग इकट्ठा हुए और प्रोग्राम शुरू हुआ। बैठक शुरू होने के 1 घंटे बाद जनरल डायर 2 गाड़ियों और 50 गुरखा रेजिमेंट के एक ग्रुप के साथ बाग में घुसा। सिपाही 303 ली इनफील्ड बोल्ट एक्शन राइफल से लैस जनरल डायर ने भीड़ को बाहर निकलने की वार्निंग देने के अलावा उसने रास्ते पर सैनिकों को खड़ा करके रास्ते को ही ब्लॉक कर दिया, जिस रास्ते पर लोग आ जा रहे थे। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते कि क्या हो रहा है या बाहर निकलने का कोई रास्ता बना पाते, जनरल डायर ने फायरिंग शुरू करने का आदेश दे दिया। लोग अपनी जान बचाने के लिए उल्टे भागे, लेकिन पीछे कोई रास्ता न होने की वजह से लोग दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। लेकिन भीड़ जिधर भी ज्यादा होती, फायरिंग भी उधर ही कर दी जाती। कुछ तो भगदड़ में कुचल कर मर गए और कुछ ने उस बाग में मौजूद एक कुएं में कूदना शुरू कर दिया। लेकिन उन लोगों के लगातार कुएं में कूदने की वजह से उसमें भी लोग बच न सके और मारे गए। यहाँ तक कि वो कुआं लाशों से भर गया। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों सहित किसी को भी नहीं बख्शा गया। फायरिंग की आवाज़ सिर्फ तब कम होती थी जब सैनिक अपनी राइफल को रिलोड करते थे। उस बाग में लगभग 1650 राउंड फायरिंग की गई और हमला 10 मिनट से भी ज़्यादा समय तक चला, जब तक कि उनका गोला बारूद खत्म नहीं हो गया। हजारों की तादाद में लोगों की मौत हुई और उससे कहीं ज़्यादा लोग घायल हुए। कुछ तो ऐसे भी थे जो जख्मी हालत में बाग में से जिंदा बचकर अपने घर तो पहुँच गए,
लेकिन वो अब अस्पताल जाने से भी डर रहे थे ताकि उन पर और जुल्म न किया जाए, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों ने एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया था कि अगर आप ब्रिटिश के खिलाफ कुछ भी बोलते या करते हैं तो आप उन गोरों की नज़रों में गद्दार थे। इसलिए लोग बता ही नहीं रहे थे कि हमारे घर में कोई जख्मी है या कोई मरा हुआ। हंटर आयोग कमीशन ने अपने आंकड़ों के आधार पर 379 मौतें और 1500 लोगों के घायल होने का दावा किया, जो रियलिटी में कहीं ज़्यादा कम था। ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ कुएं से 120 लाशों को निकाला गया था और 1000 के ऊपर लोगों की मौत हुई थी और इससे कई गुना ज़्यादा लोग घायल हुए। ब्रिटिश मीडिया को इस नरसंहार के बारे में 8 महीने बाद पता चला, जब पंजाब की घटना के बारे में जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमेटी का गठन किया। जब इस कमेटी के सामने जलियांवाला बाग हत्याकांड के पेश किए गए सबूत सार्वजनिक हो गए। हमले के एक दिन बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की रिपोर्ट दी, लेकिन ये कोई पहले पन्ने की या कोई मेन खबर नहीं थी। इस अखबार में लिखा गया, पंजाब से खबर मिली है कि अमृतसर की भीड़ फिर से अधिकारियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई पर उतर आई है। सेना ने विद्रोहियों को खदेड़ दिया है और उनके 200 लोग हताहत हुए हैं। इस खबर में सत्याग्रह आंदोलन की आलोचना भी की गई। 10 दिन बाद फिर से टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा, जिसमें जलियांवाला बाग या जनरल डायल का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन सिर्फ भारतीय सिपाहियों की अंधाधुंध गोलीबारी की तारीफ की गई थी, जिसमें कहा गया कि मना करने के बावजूद अमृतसर में भीड़ इकट्ठा हुई क्योंकि नेताओं ने उन्हें यह भरोसा दिलाया था कि भारतीय सैनिक उन पर गोली नहीं चलाएंगे। वास्तव में भारतीय सेना ने बहुत अच्छा काम किया है। रॉलेट एक्ट इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 18 मार्च 1919 को पारित किया गया, जिसने पुलिस को बिना किसी वजह के किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करने की पावर दी। इस एक्ट का एकमात्र उद्देश्य देश में बढ़ रहे ब्रिटिश विरोधी विद्रोह को रोकना था। इस एक्ट ने पुलिस को किसी भी जगह की तलाशी लेने और किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे वो नापसंद करती है या सिर्फ शक होने पर भी बिना वारंट गिरफ्तार करने की आज्ञा दी।